गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के वितान के प्रथम अध्याय स्वरों की बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। यह अध्याय कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा गया है। इसमें उनके द्वारा स्वरों की बेजोड़ गायिका स्वर कोकिला प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता मंगेशकर का चित्रण किया गया है। इसमें उनके संगीत की विशेषताओं का उल्लेख, उनके गायन में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, गानपन, स्वरों की निर्मलता, कोमलता, मुग्धता आदि का चित्रण किया गया है, जिसके कारण उसे संगीत के क्षेत्र में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। लता के बारे में बताया भी गया है कि उसके राग में कौन सी विशेषता है जिसके कारण वो संगीत की साम्राज्ञी बनकर बैठी हुई है। उसे शास्त्रीय संगीत का भी उतना ही ज्ञान है जितना चित्रपट की गायकी का। उसके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। साथ ही यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से कोई लेखक होता है वो कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्यों का विशद रूप में वर्णन करने के लिए लिखता है, परंतु वही बात कोई छोटे से दोहे में या सुभाषितानी में प्रकट कर दी जाती है तो इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही होता है, क्योंकि अर्थ ग्रहण तो वही होता है। ठीक इसी प्रकार से चित्रपट की गायकी और शास्त्रीय गायकी में होता है कि दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक जैसा ही है। साथ ही बताया गया है कि गाने की सारी मिठास, सारी ताकत जो होती है उसकी रंजकता पर ही निर्भर करती है। रंजकता क्या होती है? आनंद प्रदान करने की क्षमता। मनोरंजन जिसे कह सकते हैं, रंजकता का मर्म क्या होता है? रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए लेखक ने कहा कि जैसे किसी मनुष्य का हड्डियों से बना हुआ शरीर है और उसी मनुष्य का एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा बनाया गया तेल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में भी होता है। अब आगे देखिए आप, संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। खानदानी गायक कौन होते हैं? पुराने समय में राजा महाराजाओं के यहाँ पर, नवाबों के यहाँ पर क्या होते थे? गायक कलाकार होते थे जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चलती रहती थी। तो ऐसे जो गायक होते हैं जिनकी पीढ़ियाँ गाते हुए चली आती है उनको खानदानी गायक कहा जाता है। तो लता का स्थान भी अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। अब लेखक यहाँ पर कह रहा है कि क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक, मतलब फर्स्ट क्लास जिसे कहते हैं गायक, 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं, क्योंकि उससे अनुभव क्या है? प्रथम श्रेणी का गायक है, उसे बहुत लंबे समय तक गाने का अनुभव है और उसे एकदम से आप सीमित दायरे में बांधोगे तो वो नहीं गा पाएगा। उसी प्रकार से ये 3 से 4 मिनट के गीत गाती है, तो इसे आप 3 घंटे की महफिल में बिठाओगे तो क्या वो उत्कृष्टता वहाँ पर देखने को मिलेगी? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। अब दूसरी बात, खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। क्यों? क्योंकि उनके संगीत की महत्ता कम हो रही है। भाई उनके संगीत की महत्ता कम हो रही है और लोगों का रुझान किसकी तरफ आ गया? चित्रपट संगीत की तरफ आ गया। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत ने क्या किया है? लोगों की अभिरुचि को बिगाड़ दिया है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है।
पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। ये विचार हम पहले पढ़ के आए हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, बल्कि लोगों में संगीत की समझ विकसित की है। हम ये बात करके आए थे कि आज वर्तमान में छोटे छोटे बच्चे भी इस चित्रपट गायकी के कारण संगीत की समझ रखने लगे हैं। वो लय, सुर और ताल का ध्यान रखने लगे हैं और उस लय, सुर और ताल में गाने लगे हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, मतलब संतोष का भाव। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। हुकुमशाही अर्थात शासन, क्योंकि वो शास्त्रों की शुद्धता के आधार पर चलते हैं और चित्रपट गायकी में शास्त्र शुद्धता और कर्मकांड का ज़्यादा महत्व नहीं होता। इसलिए वो शास्त्रीय गायक क्या करते हैं, शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। कि शास्त्र शुद्धता समझ में आ रही है आप लोगों के? क्योंकि मैं आपको बताऊं, शास्त्रों में जो संगीत की नियमावली है उसका पालन करते हुए संगीत का निर्माण करना, उसको गाना, ये कहलाती है शास्त्र शुद्धता। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी। अभिजात्य संगीत, बदलता हुआ संगीत, संगीत का बदलता हुआ परिवेश, वर्तमान का संगीत, उनकी नया संगीत, उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। यहाँ पर चिकित्सक और चौकस वृत्ति इसलिए क्या है कि चिकित्सक जिस तरह से क्या करता है, बीमारी का इलाज करता है, उसी तरह से ये लोग क्या करते हैं कि ये संगीत में रहने वाली कमी को दूर करते हैं और जागरूक बने रहते हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी अर्थात कोमलता उसका एक और सामर्थ्य है। अंडरलाइन करना इसको। ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, मतलब उसका शास्त्र ही अलग है, उसका निर्माण ही अलग तरीके से होता है। यहाँ नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है, अर्थात नया निर्माण करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार इन चित्रपट गायकों वालों ने क्या किया, राजस्थानी, पंजाबी, अंडरलाइन करना, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। इसलिए आज देखते हो आप फिल्मों में जो गीत होते हैं उनमें अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली सब तरह के संगीत को मिक्स किया जाने लगा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष यानी रूखे, सूखे और निर्जल यानी जल से रहित राजस्थान में पर्जन्य यानी बादलों की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में यानी गुफाओं में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। अंडरलाइन कर लेना पूरा, और आगे भी करते रहेंगे। अगर थोड़े से मैं कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही बड़ा विस्तीर्ण और विशाल है। वहाँ अब तक अलक्षित अर्थात जिसे कभी देखा नहीं गया, असंशोधित जिसे कभी सुधारा नहीं गया, और अदृष्टिपूर्व जो कभी दिखाई नहीं दिया पहले, ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनअभिषिक्त साम्राज्ञी है। अनअभिषिक्त यानी बेताज, जिसको ताज नहीं पहनाया गया फिर भी वो बादशाह बन गई। और भी कई पार्श्व गायक गायिका हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सब से कहीं अधिक है। उसकी
लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता आज भी अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक, यानी लगभग 50 सालों तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान काम नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है? और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शायद शताब्दियों में एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, क्योंकि लता का मुकाबला करने वाला आज तक कोई भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से लेखक ने लता जी के संगीत की, गायनपन की आदि विशेषताओं का चित्रण करके लता को स्वर कोकिला और अनअभिषिक्त साम्राज्ञी घोषित किया है। धन्यवाद।